यूं तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे बहुत सारे क्रूअल लीडर्स के नाम, जिसमें आते हैं नाजी से हिटलर, और उसी के साथ सोवियत यूनियन से जोसेफ स्टालिन, और साथ के साथ लीबिया से गद्दाफी। तो ये सारे ऐसे नाम थे जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी क्रूअल्टी के लिए। लेकिन आज मैं एक लीडर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे क्रूअल्टी की वजह से तो फेमस था ही, लेकिन इन सब से कुछ अलग उसने ऐसी चीज़ें करी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ। इसी के साथ जो यहाँ पे ईडी अमीन दादा थे, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो क्रूअल से कुछ ज़्यादा ही अलग थे। क्रूअल्टी तो हर लीडर करता ही है, लेकिन ये उससे ज़्यादा आगे की चीज़ें करते थे। इसी के साथ ईडी अमीन दादा एक ऐसा नाम था जो युगांडा में जितने भी लोग थे या फिर जो अभी भी लोग रहते हैं, उनका नाम सुन के काँप जाते होंगे। उन्होंने ऐसा यहाँ पे अपनी इमेज बना रखी थी। यहाँ पे लोगों का कत्लेआम तो किया ही था, लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे परफॉर्म करते थे, और यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो आज भी उनको डराती है इस नाम को सुन के, जो कि है ईडी अमीन दादा का। यूँ तो ईडी अमीन दादा का जन्म जो है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ है 1923, कहीं पे लिखा है 1925, लेकिन यहाँ पे 1925 एग्जैक्ट बताया जाता है कि जनवरी 1925 में ईडी अमीन दादा का जन्म हुआ था। इसी के साथ यहाँ पे युगांडा में नॉर्थ वेस्ट रीजन में कोबोको ट्राइब में उनका जन्म हुआ, काकवा फादर और ल्यूकबरा मदर के थ्रू। इसी के साथ जो इनके फादर थे अर्ली एज में इनको छोड़ के चले गए थे जल्दी, और जो इनकी मदर थी वो यहाँ पे विचक्राफ्ट परफॉर्म करती थी। विचक्राफ्ट माने काला जादू, और यही चीज़ देखते हुए ये बड़े भी हुए। इन्होंने अपनी जो लाइफ थी काला जादू देखते हुए बड़े हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे यहाँ पे। और इसी से जाके आपको आगे जो है एक इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली है, और साथ में साथ ये किसी को मारने के बाद क्या करते थे ये भी आपको समझ आने वाला है। जो ये युगांडा के प्रेसिडेंट बने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्टरवादी इन्होंने सोच फैलाई थी, और इसी के साथ जो इनका स्ट्रगल है वो भी देखने वाला है। तो 1946 में यहाँ पे इनको अंडर ब्रिटिशर्स जॉब मिलती है, और ये जो थे ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे, उनके लिए कभी वर्क नहीं करना चाहते थे। बट 16 से 17 साल की उम्र के बीच में इनको यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर जॉब मिली, और वो जॉब थी कुक की। तो ऐसा कुक इन्होंने किंग अफ्रीकन राइफल्स यानी कि कार को ज्वाइन किया था, जो कि तब ब्रिटिश कॉलोनी में आता था। तो यहाँ पे 16 से 17 साल की उम्र में इन्होंने कार को ज्वाइन कर लिया था ऐसा कुक। अब लेकिन यहाँ पे जो इनकी जर्नी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थी इनकी, क्योंकि ऐसा कुक इनको ज्वाइन किया, लेकिन बाद में ये ऐसी पोस्टों पे गए जो कि कभी भी कोई नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकता। कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बहुत सारी अच्छी पोस्टों पे गए। इसी के साथ यहाँ पे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई कि ईडी अमीन दादा, जिनकी हाइट यहाँ पे करीब 6.4 फीट की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाइट थी, और उसी के साथ 122 केजी का वेट। तो इनको यहाँ पे ये नज़र में आए ब्रिटिश आर्मी के, और इनको यहाँ पे कुक से हटा के अब आर्मी में ज्वाइनिंग करवा दी गई। इसी के साथ यहाँ पे जो ईडी अमीन दादा थे, ये यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके थे। यहाँ पे बॉक्सिंग इनको बहुत अच्छी आती थी, और बॉक्सिंग में ये 8 बारी गोल्ड मेडल भी जीते हुए थे। अब धीरे धीरे आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक भी पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। एज तब यहाँ पे युगांडा जो था ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स की जो फाइट थी यहाँ पे सोमालियन रिबल्स के साथ हुई, और इसी के साथ जो मऊ अपराइजिंग था केनिया में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जीत दिलाई थी। और उसमें माना जाता है कि इनका रोल जो था बहुत ज़्यादा अहम था, इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाए थे उसमें। और साथ के साथ जो यहाँ पे इनके राइवल्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, उनके जेनिटल्स वगैरह जो थे कट कर लिए जाते थे, ये ईडी अमीन दादा करवाते थे और करते थे। तो ये सब काम जो थे इनको बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती थी, और इसी के साथ ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे भी पहुंच चुके थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, ये अपनी हायर रैंक जो थे अचीव करते गए अंडर ब्रिटिश आर्मी भी। और उसके बाद यहाँ पे 1962 में युगांडा को जो थी ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी मिली, और यहाँ पे युगांडा ने इंडिपेंडेंस गेन करी। और तब इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद यहाँ पे युगांडा के जो आर्मी में थे ये तभी भी बने रहे, और यहाँ पे मेजर रैंक्स जो थे उसमें और ज़्यादा ऊपर चलते चले गए। इनको यहाँ पे फिर मेजर अपॉइंट किया गया। उसके बाद 1965 तक यहाँ पे ये कमांडर भी अपॉइंट कर दिए गए थे। उसी के साथ 1960 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था युगांडा पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि यूपीसी, जो कि मिल्टन अबोटो द्वारा बनाई गई थी। और ये जो पार्टी थी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था युगांडा को यहाँ पे इंडिपेंडेंस पहुँचाने में।
तो यहाँ पे जो मिल्टन अबोटो थे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1962 में युगांडा के। इसी के साथ 1962 से लेके यहाँ पे 1966 के अराउंड तक यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद 71 तक, यहाँ पे 1966 से लेके 1971 तक यहाँ पे वो प्रेसिडेंट भी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इडी अमीन दादा को ये हायर पोस्ट मिलती रही, उसी के साथ उनका जो यहाँ पे थ्रस्ट था पोस्ट के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, वो भी बढ़ता गया। और यहाँ पे उन्होंने 1971 में कूप स्टार्ट कर दिया, युगांडन कूप, जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को हटा दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे मिल्टन अबोटो, जो कि तब अंतर्राष्ट्रीय दौरे पे थे, उनको यहाँ पे खबर मिलती है कि कूप हुआ है। और इसी के साथ अब यहाँ पे युगांडा के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इडी अमीन दादा अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं और पूरी युगांडा में ये बात फैल जाती है। और इस कूप का स्टार्ट होने का जो मेजर रीज़न था वो ये था कि जो इडी अमीन दादा थे, यहाँ पे उनको जो फंड्स मिलते थे आर्मी के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था और उसका जो था फंड्स का मिसयूज़ हो रहा था। ये बात मिल्टन अबोटे को पता लग जाती है और ये चीज़ जो थी उनको पता लगने के बाद अब वो इडी अमीन दादा को अरेस्ट करवाने वाले होते हैं। और ये खबर इडी अमीन दादा को मिल जाती है और अरेस्ट से बचने के लिए वो यहाँ पे कूप कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे युगांडा में एक ऐसे दौर की शुरुआत होती है जो युगांडा के लोग कभी नहीं भूल सकते और कभी भूल भी चाहेंगे तो भूल नहीं सकेंगे। एक ऐसा दौर आया युगांडा में इडी अमीन दादा के साथ। अब जैसे ही इडी अमीन दादा यहाँ पे अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, तो इन्होंने कार यानी कि किंग्स अफ्रीकन राइफल्स के अंडर भी वर्क किया होता है ब्रिटिश आर्मी के साथ। तो यहाँ पे इनको सपोर्ट मिल जाता है ब्रिटिशर्स का भी, सोवियत यूनियन का भी इनको सपोर्ट मिलता है, ईस्ट जर्मनी हो गया, इजराइल हो गया, इन सब कंट्रीज़ का इनको सपोर्ट मिल जाता है। अब जब 1971 में ये यहाँ पे अपने पोस्ट पे आ गए, यहाँ से इन्होंने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जुलाई 1971 में एक बहुत बड़े तौर पे कत्लेआम शुरू किया जाता है और इसी के साथ लांगो अकोली सोल्जर्स जो होते हैं उनको बहुत बड़ा मैसेकर किया जाता है। यहाँ पे जिंजा और अम्बरारा बैरक्स में यहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम होता है इनके साथ। ये जो सोल्जर्स थे यहाँ पे इनके ट्राइब्स से बिलोंग नहीं करते थे, इसीलिए यहाँ पे इन सभी को कत्लेआम कर दिया जाता है और यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1972 आते आते यहाँ पे लांगो और अकोली जो सोल्जर्स होते हैं इनको ढूंढा जाता है और इनको करीब 5000 से ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उनको यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसी के साथ करीब 15,000 से ऊपर जो सिविलियंस थे उनको भी यहाँ पे मारा जाता है। जो विक्टिम्स का लिमिटेशन था वो सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, वो यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स जो रहते थे उनके ऊपर भी होने लगा। रिलीजियस लीडर्स हो गए, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, क्रिमिनल सस्पेक्ट और फॉरेन नेशनल्स, इन सभी का कत्लेआम होने लगा एक बड़े तौर पे। इसी के साथ बहुत सारे लोग गायब भी हो जाते थे और इन सबको यहाँ पे मार डाला जाता था इडी अमीन दादा के कहने पे। साथ के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे आती है कि यहाँ पे इन सब की बॉडी को ठिकाना कहाँ लगाया जाता होगा, आपको क्या लगता है? इन सभी की बॉडी को नाइल रिवर में फेंक दिया जाता था क्रोकोडाइल्स के लिए। तो यहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनको यहाँ पे फ्री फूड मिल जाता था इडी अमीन दादा की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग चीज़ है कि यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज़ होती थी उनको नाइल रिवर में फेंक देना और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते थे वो सारे इनको फीड करते थे। ये चीज़ तो तब भी कहीं ना कहीं इतनी डिस्टर्बिंग नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे जो इडी अमीन दादा का घर था वो यहाँ प्रिंसिपल डिटेंशन और टॉर्चर रूम से एकदम सटा हुआ था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ मीटर्स का यहाँ पे फासला था, जिसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे एक टनल डिज़ाइन करवाया हुआ था अपने घर से लेके उस प्रिंसिपल डिटेंशन रूम तक, जहाँ पे अक्सर यहाँ पे देखा जाता था कि रातों रात वो खुद वहाँ टनल से होते हुए जाते थे ताकि किसी की नज़र में भी ना आए, और टनल से होते हुए जाते थे। वहाँ पे जो भी विक्टिम होता था, जिसको भी यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ होता था, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा मारा पीटा। कभी तो किसी का नाक काट लिया, कभी किसी की ईयर्स काट ली, आंखें फोड़ दी, और लास्ट में जब उनको फिनिश करना होता था तो स्लेज हैमर से यहाँ पे फिनिश कर देते थे लोगों को। इसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी आता है कि यहाँ पे उन लोगों को बीच से ही काट दिया जाता था इडी अमीन दादा की तरफ से, जो कि यहाँ पे क्रूअल्टी दर्शाता है एक ऐसे लीडर की जो कि युगांडा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम भी रहा और लोगों के मन में दहशत भी रही इस नाम की बहुत ज़्यादा। ये सारे तो जो ऐसे लोग थे जिनके बारे में उतना मतलब डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, बट एक ऐसा किलिंग भी हुआ था, एक ऐसे आदमी को इन्होंने मारा था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ।
यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा जो थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी पहले रह चुके थे, चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा को यहाँ पे इन्होंने मौत के घाट उतारा था, जिसका नाम था बेनिडिक्टो किवानुका। उस टाइम ये आमीन के टाइम पे चीफ जस्टिस थे युगांडा के, और इन्होंने यहाँ पे ईडी अमीन दादा का जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था उसको फॉलो नहीं किया। उसी के चलते इनको सरेआम उठा लिया गया। अब उठाने के बाद जब इनको ईडी अमीन दादा के सामने पेश किया गया तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि लोगों की तरफ से बोला जाता है कि इन्होंने उसके आँख काटे, मतलब आँख निकाल दिए, नोज काट लिए, ईयर्स काट लिए, लिप्स काट लिए, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। इसी के साथ डिसेम्बोवल भी किया और साथ के साथ यहाँ पे कैस्ट्रेशन भी किया गया। अब इसमें जो आपको ये 2 वर्ड्स के मीनिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। डिसेम्बोवल मतलब यहाँ पे उनकी किडनी, लंग्स, जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो सब यहाँ पे निकाल लिए गए। और यहाँ पे कैस्ट्रेशन मतलब हो गया जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे इन्होंने उसे भी कटवा दिया। अब वो भी यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे उसके जिंदा रहते हुए, मारने के बाद नहीं, जिंदा रहते हुए। और उसको यहाँ पे इतनी दर्द दिया गया, मतलब इतना दर्द दिया कि तब जाके उसकी मौत हुई। मौत होने के बाद भी उसे काटा इन्होंने। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनको सीधे से शॉट कर दिया गया था और सीधे ही 1 टाइम में फिनिश कर दिया गया था। बट जो ये कैरेक्टर था ईडी अमीन दादा का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली स्टोरी है जो जिसमें यहाँ पे बोला जाता है कि ईयर्स, नोज ये सब कट कर लिए गए थे, ये ज़्यादा फिट बैठते क्योंकि इसी टाइप की उनकी जो कुछ इमेज थी वो कुछ इसी टाइप की थी। लेकिन इसको यहाँ पे अब उन्हें अपने ऊपर नहीं लेना था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सामने और युगांडा के सामने इसको एक एक्सीडेंट दिखाया कि एक्सीडेंट में यहाँ पे चीफ जस्टिस की मौत हुई है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि ये जो ओबोटे के आदमी है यानी मिल्टन ओबोटो, उसके आदमियों ने इनको मार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिल्टन ओबोटो को भी सपोर्ट करते थे जो ये चीफ जस्टिस थे। तो इसीलिए इनको यहाँ पे उन्हीं के थ्रू कह दिया कि उन्होंने ही मरवाया है और इनको यहाँ पे मार दिया गया। उसी के साथ यहाँ पे जो ईडी अमीन दादा थे, अब उनका यहाँ पे एक खौफनाक सच एक और आता है, जो कि ये कि ईडी अमीन दादा जो थे यहाँ पे अपने विक्टिम्स को, जो भी मतलब होते थे, अब उतने नंबर्स में तो नहीं, बट जिनको ये खुद मारा करते थे, उसको यहाँ पे मारने के बाद ये उसका या तो ब्लड ड्रिंक करते थे या फिर उसका मीट जो होता था उसे काट के, फ्लैश उसे खाते थे खुद वहीं पे। और यहाँ पे जो ये चीफ जस्टिस थे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसको मारने के बाद इन्होंने उसका कुछ मीट का पार्ट काटा और उसको यहाँ पे खाया भी। तो यहाँ पे ये कैनिबलिज्म को भी प्रमोट करते थे। और जो इन्होंने बचपन में देखा था विच क्राफ्ट यानी कि काला जादू, उसको लेके बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थे। तो इसीलिए किसी को मारने के बाद भी ये उसका मीट खाते थे ताकि उसकी जो आत्मा है वो इनको प्रॉब्लम ना करे, है ना। तो ये इनके माइंड में था क्योंकि विच क्राफ्ट इन्होंने देखा था बचपन से। तो उसमें यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ सीखी थी कि अगर मीट या फिर ब्लड ड्रिंक कर लिया जाए तो यहाँ पे उसके सामने वाले की आत्मा जो है वो परेशान नहीं करेगी, इसलिए ये चीज़ ये परफॉर्म भी करते हैं। साथ के साथ एक हैरान करने वाली बात ये भी आई कि ये अपने जितने भी कल्प्रिट्स होते थे उनका यहाँ पे हेड, मतलब सर जो था वो बीच से कटवा देते थे और उसको अपने रेफ्रिजरेटर में भी रखा करते थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है कि अगर आप कभी किसी का रेफ्रिजरेटर खोलो और यहाँ पे आपको उसके में सिर रखे हुए मिले तो आप यहाँ पे डर जाओगे। और ये चीज़ यहाँ पे एक प्रेसिडेंट, एक ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट परफॉर्म भी करता था, युगांडा का। तो ये बहुत सारी डरावने वाली चीज़ें थी जो कि ईडी अमीन दादा के द्वारा की जाती थी। अब 1972 पे जब आ जाएं तो यहाँ पे इन्होंने एशियंस को बोल दिया था कि यहाँ पे एशियंस जो हैं युगांडा का लैंड कम्प्लीटली छोड़ दें और यहाँ पे जितने भी एशियंस हैं वो युगांडा से भाग जाएं। और उनको सिर्फ 90 डेज़ का यहाँ पे टाइम दिया गया था युगांडा छोड़ने के। इसी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। जो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के भी लोग काम करते थे उन्होंने यहाँ पे युगांडा छोड़ना स्टार्ट किया और जितनी भी शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मचा दी गई। और जब यहाँ पे सब कुछ फाइनलाइज हुआ, मतलब लोग वहाँ से खाली करके चले गए, तो जितनी भी एम्प्टी शॉप्स थी वो अपने, मतलब जो भी उनको सपोर्टर्स थे उनको वो शॉप्स ऐसे ही गिफ्ट कर दिया करते थे। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ युगांडा की जो इकोनॉमी थी उसका क्रैश करना, क्योंकि जितने भी एशियंस थे वो 90% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं युगांडा की इकोनॉमी में। लेकिन अब यहाँ पे जब एशियंस जितने भी थे यहाँ पे जब छोड़ के चले गए, एशियंस जैसा कि उनका कहना था, जब वो लोग छोड़ के चले गए तो युगांडा की इकोनॉमी यहीं से क्रैश करना शुरू कर गई। यहाँ पे 1971 में यहाँ पे ब्रिटिश के टूर पे गए थे, यानी कि यूके और इजराइल के टूर पे गए थे। वहाँ पे जाके इन्होंने जो वेपन्स होते हैं उनकी डिमांड रखी थी और यहाँ पे जो इन दोनों देशों ने वेपन्स देने से मना कर दिया था, उन्होंने बोला था कि आप पेमेंट करोगे
तभी हम लोग आपको ये हायर लेवल वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, अनटिल अनलेस नहीं करेंगे। तो इसको सुन के यहाँ पे ईडी अमीन दादा जो थे भड़क गए थे और इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स को भी और इजरायलियों को भी यहाँ पे टॉर्चर करने का प्लान बना लिया था, जिसकी शुरुआत एशियंस से हुई थी। और इसीलिए 1972 में एशियंस को यहाँ पे बोला कि युगांडा छोड़ के भाग जाओ। अब जब एक जगह से वेपन्स नहीं मिले तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कहीं और जाएंगे, और उस टाइम यहाँ पे ये गई लीबिया में। लीबिया में तब जो थे यहाँ पे गद्दाफी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे लीबिया के। उसी के साथ लीबिया से वापस आने के बाद यहाँ पे इन्होंने डी अनाउंस कर दिया ज़ियोनिज़्म को, और यहाँ पे तुरंत के तुरंत जो लीबिया के प्रेसिडेंट थे गद्दाफी, उन्होंने यहाँ पे युगांडा को $25 मिलियन की यहाँ पे हेल्प कर दी। और साथ में यहाँ पे युगांडन डेवलपमेंट बैंक और लीबिया के रिलेशंस अच्छे होने लगे, और यहाँ पे लीबिया जो था अब यहाँ पे इनको जो था फंड्स प्रोवाइड करने लगा था किसी भी बेसिस। इसी के साथ अब जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन से ब्रिटिशर्स, इजरायली और यहाँ पे ईडी अमीन दादा की सरकार के बीच में वो ख़राब होने लगते हैं। अब यहाँ पे जो ईडी अमीन दादा थे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे ब्रिटिशर से भी टूट गए थे, जिसके बाद अब वो अपने आप को कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिशर्स के नाम से उन्होंने अपने आप को नवाजा। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को नीचा दिखाने के लिए एक पार्टी में उन्होंने 4 ब्रिटिशर्स से अपना जो डोली जिसे हम कहते हैं, डोली आप लोगों ने देखी होगी जो कि दुल्हन की उठती है, इंडिया में हम लोगों ने देखा पुराने ज़माने में उठती थी, अभी भी कई जगह उठती है। उन्होंने उस पर बैठ के, मतलब कार्ड जो था उस पर बैठ के उन 4 ब्रिटिशर्स से उठवाया, ब्रिटिशर्स को ये दिखाने के लिए कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ पे हूँ। और इसके बाद इन्होंने अपने आप को यहाँ पे कॉन्करर ऑफ ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एम्बल भी दिया, जिसको उन्होंने पूरे अपने बॉडी पे एक मेडल जो था वो लगा के वो घूमते भी थे। अब इनकी अगर लाइफ के बारे में और डीप जाए तो ये एक पॉलीगैमिस्ट भी थे। इसी के साथ इन्होंने करीब 6 औरतों के साथ यहाँ पे विवाह रचाया था अपना, जिसमें इनका माना जाता है कि करीब 45 अराउंड यहाँ पे इनकी किड्स भी थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और वो भी किसी प्रेसिडेंट का, तब तो आप क्या ही कह सकते हैं। तो इनका जो वुमेन में इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। जो इनकी पहली शादी थी उसमें इन्होंने अपनी पहली और दूसरी वाइफ के साथ शादी की थी 1966 में मालियामू और के के साथ। फिर 1967 में इन्होंने नोरा के साथ शादी की थी, और फिर 1972 में नालोंगो मेडिना के साथ इन्होंने शादी की। 26 मार्च 1974 को रेडियो युगांडा पे एक अनाउंसमेंट होती है। वो अनाउंसमेंट एक सिंपल सी चीज़ होती है कि इन्होंने मालियामू, नोरा और के, जो इनकी 3 वाइफ थी, पहली 3 वाइफ थी, इनको यहाँ पे इन्होंने डाइवोर्स दे दिया। अब यहाँ पे डाइवोर्स इसलिए दिया क्योंकि इनको पता लगा कि उनके पीछे यहाँ पे ये लोग इन्हें चीट कर रही थी, इसलिए डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्स देने तक तो ठीक था, लेकिन इनको पकड़ने के बाद जो इन्होंने उनके साथ हरकतें करी वो बहुत ज़्यादा ही भयानक हरकतें थी। मालियामू को इन्होंने टरोरा केनियन बॉर्डर पे अप्रैल 1974 को अरेस्ट करवाया, और उनको यहाँ पे स्मगल करने के, यानी कुछ स्मगल फैब्रिक जो था केन्या में स्मगल करने के आरोप में यहाँ पे अरेस्ट करवाया। उसी के साथ जो नोरा थी वो यहाँ पे भाग निकली थी, और 1974 में ही के आमीन मिस्टीरियस सर्कमटेंसेस में उनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पे मौत तो हो गई थी, बट यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये आती है कि यहाँ पे जो इनकी ये वाइफ थी, ईडी अमीन दादा ने इनको यहाँ पे पूरा कट करवाया, यहाँ पे उनको पूरा कट करवाया, उनके जो हाथ पैर थे उनको कट करवाया, और उसको बॉडी पे रखा हुआ था। उसी के साथ जो उनके बच्चे थे, बच्चों को बुला के उन्होंने ये दिखाया कि अगर उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उसके साथ क्या होता है। यानी कि वो छोटे छोटे बच्चे जो थे उन्होंने अपनी माँ को कटा हुआ देखा, जो कि उनके फादर ने ही करवाया। क्रूअल्टी जो थी ना, ये एक नेक्स्ट लेवल क्रूअल्टी थी इनके सर पे। इसी के साथ यहाँ पे इजरायली और ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने जब अपने रिश्ते बिगाड़ दिए तो 1976 में एक एयर फ्रांस एयरलाइनर थी जो कि तेल अवीव से जा रही थी फ्रांस, उसको यहाँ पे आमीन ने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि वो एंटाबे एयरपोर्ट पे आ सकती है। अब ये जो अलाउंस था ये इतना ज़्यादा क्यों क्रिटिकल था, क्योंकि ये जो प्लेन थी इसको हाईजैक कर लिया गया था 2 लोगों की तरफ से, जो कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन एक्सटर्नल ऑपरेशन के मेंबर्स थे। यहाँ पे 2 और मेंबर्स इनके साथ जुड़ जाते हैं जो कि जर्मन रेवोल्यूशनरी ज़ेलन के यहाँ पे मेंबर्स थे। और जब प्लेन लैंड होता है एंटाबे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे इनके साथ 3 लोग और जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे खुद ईडी अमीन दादा की तरफ से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स और इजरायलियों ने इन्हें मना किया था कि वो इनको मतलब यहाँ पे जो सप्लाई था आर्म्स का सप्लाई नहीं करेंगे तो कहीं तो बड़ा उतारनी थी। तो इन्होंने उस फ्लाइट में बैठे हुए
जितने भी 156 नॉन जूइश पैसेंजर्स थे जिनके पास इजरायली पासपोर्ट नहीं था, उनको यहाँ पे इन्होंने छोड़ दी। अब इसके अलावा 83 जूस पैसेंजर्स थे और साथ के साथ 20 अदर्स जिन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, जिसमें यहाँ पे कैप्टन और यहाँ पे क्रू शामिल था यहाँ पे प्लेन का। इन सबको ऐसा होस्टेजेस यहाँ पे इन्होंने रखा अपने पास। लेकिन इजराइल भी कम पावरफुल नहीं था और इजराइल आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तब के टाइम में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इजराइल ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नेम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जो कि पॉपुलरली हम लोग उसको जानते हैं ऑपरेशन एंटाबे के नाम से। ये 3-4 जुलाई की रात 1976 को हुआ, जिसमें यहाँ पे इजरायली कमांडोज जो थे यहाँ पे इजराइल से फ्लाई करते हुए एंटाबे एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स थे उनको यहाँ पे बचा लिया गया। लेकिन यहाँ पे 3 हॉस्टेजेस जो थे उनकी यहाँ पे इसमें लाइफ गई, साथ के साथ जो इसमें 10 थे वो सीवियरली वाउंडेड हुए और टोटल नंबर्स ऑफ जो मरने वाले लोग थे यहाँ पे जिसमें शामिल थे वो साथ के साथ हाईजैकर्स, 45 युगांडन सोल्जर्स जो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और 1 इजरायली सोल्जर यहाँ पे इसमें शामिल थे मरने वालों की लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे एक होस्टेज जो थी वो यहाँ पे गायब थी, 75 ईयर ओल्ड डोरा ब्लॉच। यहाँ पे मतलब ऑपरेशन से पहले उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो अब इजरायलियों ने यहाँ पे इनको तो बचा लिया था कमांडोज ने, बट वो जो थी वहाँ पे रह गई थी। और इसके बाद जब ईडी अमीन दादा को पता लगा कि यहाँ पे खाली एक ही पैसेंजर बचा है इजराइल का, तो उसको भी उन्होंने वहाँ पे मरवा दिया, बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हॉस्टेजेस थे वो तो फ्री हो चुके थे, लेकिन एक वो वुमेन जो इजराइल से थी वो बच गई थी, इसीलिए आमीन ने अपनी जितनी भी भड़ास थी उस औरत पे उतार। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए यहाँ पे अब जो ईडी अमीन दादा थे उस पर खतरे बढ़ते गए और अब ये खतरा उनकी खुद के परिवार से था, क्योंकि यहाँ पे जो उनका भाई था जनरल आरूबे, वो यहाँ पे ईडी अमीन दादा को प्लान कर रहा था मारने का। इसी के साथ यहाँ पे ईडी अमीन दादा को ये बात पता चल गई थी और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे आरूबी की भी मौत हो गई थी, जो कि क्लियरली सब समझते हैं कि यहाँ पे किसने करवाई थी। अब जब यहाँ पे ईडी अमीन दादा को चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ लग रही थी और उनको ये लग रहा था कि गद्दाफी जो है वो भी उनके सपोर्ट में है, उनके लिए सपोर्ट यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो अब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे वो तंजानिया पे अटैक करें और तंजानिया को भी यहाँ पे अपने अंडर ले लें। तो 1979 में इन्होंने यहाँ पे तंजानिया से वॉर छेड़ दी और यहाँ पे अपने कुछ आदमी भेजे जिनको कहा कि वो यहाँ पे युगांडा के सोल्जर्स पे हमला करें, ताकि ये बात जताई जा सके कि यहाँ पे तंजानिया ने पहले हमला किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली सबके सामने आ गई थी और यहाँ पे तंजानिया ने जब काउंटर अटैक किया तो यहाँ पे युगांडा के जो प्रेसिडेंट थे ईडी अमीन दादा, इनको यहाँ पे से भागना पड़ गया, क्योंकि तंजानिया की जो फोर्स आई उसने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया था। जबकि यहाँ पे जो ईडी अमीन दादा की आर्मी थी उसको साथ मिल रहा था लीबिया के गद्दाफी की आर्मी का और साथ के साथ PLO का, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी साथ मिल रहा था। लेकिन स्टिल यहाँ पे तंजानिया की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे उसको हरा दिया। 11 अप्रैल 1979 में यहाँ पे कंपाला को तंजानिया ने पूरा हथिया लिया। लेकिन तंजानिया ने ये चीज़ अच्छी करी कि इन्होंने यहाँ पे जो सत्ता थी वो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में दे दी और यहाँ पे अपनी जो आर्मी थी उसको वापस तंजानिया में बुला लिया। लेकिन इस वक्त तक जो ईडी अमीन दादा थे वो यहाँ पे युगांडा छोड़ के भाग चुके थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अगर वो वहाँ पे रुकेंगे तो तंजानिया उनको ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए वो यहाँ पे भाग गए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कहता था कि वो किंग है स्कॉटलैंड का, यानी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, लॉर्ड ऑफ ऑल बीस्ट ऑफ द अर्थ एंड फिशेस ऑफ सी, और इसी के साथ कॉन्करर और ऑफ ब्रिटिशर्स, जो कि अपने आप को इस नाम से बुलाता था, उसको यहाँ पे युगांडा छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि उसने एक ऐसी कंट्री से वॉर छेड़ी थी जिसको लग रहा था कि वो आसानी से हथिया लेगा और अपना एम्पायर जो है और बड़ा कर लेगा। माना जाता है कि ईडी अमीन दादा की रिजाइम के टाइम में यहाँ पे करीब 6 लाख लोगों की मौत हुई और नंबर्स जो थे इससे ज़्यादा भी बड़े हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो कि गायब हुए, जिनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई, जिनका कभी पता ही नहीं लगाया जा सका। और ये एक ऐसा आदमी था जो कि जितने भी यहाँ पे मैसेकर हुए, मतलब जितने भी लोगों को मारा गया, इसमें यहाँ पे चीफ जस्टिस तक शामिल थे अपने देश के खुद के। इसके बाद जो ईडी अमीन दादा की लाइफ जो थी, उन्होंने बाद में कोशिश करी 1990s के अराउंड यहाँ पे कोशिश करी कि वापस से यहाँ पे मतलब जो युगांडा है उसमें अपनी जो प्रेसिडेंसी है वापस से ला सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लास्ट में जो इनकी मौत है तो वो नॉर्मली हुई सऊदी अरेबिया में यहाँ पे, जिसमें इनको जो नॉर्मल मौत होती है वही मिली, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जितने भी ये क्रूअल लीडर्स होते हैं जो इनकी मौत होती है बहुत ज़्यादा भयानक होती है, लेकिन ईडी अमीन दादा के साथ ऐसा नहीं था।
जो उनकी लाइफ थी वो सऊदी अरेबिया में, जो बची कुची लाइफ थी वो सऊदी अरेबिया में ही गुजरी। और 16 अगस्त 2003 को युगांडा के एक ऐसे प्रेसिडेंट का अंत हुआ जो कि यहाँ पे युगांडा के लोग कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग जाति के लोग भी होंगे जो कि इनको कभी भी रिमेंबर नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि इन्होंने जो ये मैस्कर था सिर्फ अपने ट्राइब को छोड़ा इन्होंने, और जितने भी अलग ट्राइब्स के लोग थे चाहे वो अफ्रीकन ही क्यों ना थे, उनको यहाँ पे बहुत भयानक तरीके से मौत के घाट उतारा। तो ये थी कहानी इडी अमीन दादा की। आपको इस कहानी में कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, या फिर इसके बारे में और क्या ऐसी बात है जो आप जानते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों को ऐसे क्रूअल लीडर के बारे में पता लग सके। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।